अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का एक आर्जी माहिदा मौजूद है और हफ्ते वाले रोज़ 25 अक्टूबर को तुर्की के अंदर दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें इसके खदो खाल वाज़े किए जाएंगे कि इसको हतमी तौर पर किस तरीके से इंश्योर करना है कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं इसका मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सके। जो माजी है दोनों ममालिक के माबैन अगर उसको सामने रखें तो जो रिसेंट पास की डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक तो टीटीपी का स्पिल ओवर जो पाकिस्तानी इलाकों में अफ़गान हुकूमत उसको अच्छे तरीके से ना माजी में रोक पाई है और ना ही उसकी कोई ऐसी यकीन दहानी हमारे पास मौजूद है कि मुस्तकबिल में उसको रोकेगी। तो ये ख़तरा हमेशा मौजूद रहेगा कि वो ग्रुप्स जो बॉर्डर के दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं वो अफ़गान हुकूमत की मर्ज़ी से या उसकी मर्ज़ी के बगैर इन इलाकों के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और अहम सवाल है। क्या पाकिस्तान इस बात की इजाज़त दे सकता है कि पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर ये दहशत गर्द ग्रुप आएँ और पाकिस्तानी कौम के बेटों को किसी सरहदी चौकी के ऊपर हमला करें, किसी स्कूल के ऊपर, किसी थाने के ऊपर हमला करें और इस कौम के बेटों की खूनरेज़ी में मुलव्वस होकर शहीद करके उन्हें वापस चले जाएँ? ये इजाज़त कोई कौम भी नहीं दे सकती, ना हमें उसकी इजाज़त देनी चाहिए। और इसका मौसर एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि आप ऐसा मुँह तोड़ जवाब दें कि सरहद पार उनको दोबारा संभलने का मौका ना मिले। लेकिन शायद यही सिचुएशन मोस्ट आइडियल सिनारियो भी पेश करती है हमारे उस रवायती दुश्मन का, जो इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए चाहेगा कि उसको जो शिकस्त हुई थी मई के महीने में उसका बदला वो बराह रास्त नहीं ले सकता। तो अफ़गानिस्तान के रास्ते इन ग्रुप्स की मदद करके तो पाकिस्तान को ऐसा इंगेज करे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर कि उसकी अगर दोबारा इंडिया के साथ इंगेजमेंट हो तो उसको टू फ्रंट वॉर का एक सिचुएशन पे फेस करनी पड़े पाकिस्तान को। इस सवाल का जवाब बहुत से हमने एक्सपर्ट से पूछा तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि दोनों बॉर्डर्स के ऊपर हम अपनी फ़ौज जो है हमारी मौसर तरीके से पाकिस्तान का दिफा कर सकती है। लेकिन दुनिया में किसी भी मुल्क को जब भी टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन फेस करनी पड़े तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसी आइडियल सिचुएशन नहीं होती जिसमें आपकी इकॉनमी उसको लॉन्गर टर्म में सस्टेन कर सके। बड़े से बड़े मुल्क जो हैं उनको इस मामले में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हमें एक तरफ ईस्टर्न जो हमारा नेबर है उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि इंडियन अज़ाइम क्या है, क्योंकि मोदी से आप किसी खैर की तवक्को मत रखिए। वो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू माइंडसेट की नुमाइंदगी करता है। तो जितना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वो इंडिया पाकिस्तान में बराह रास्त कर सकता है वो करेगा। जो गार्डियन की रिपोर्ट ने बताया कि पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर इंडियन स्टेट जो है वो असैसिनेशन में मुलव्वस है, वैसे ही जैसे उन्होंने कैनेडियन सॉइल पे की थी। वो ये बराह रास्त है उनकी कार्रवाइयाँ। इसके अलावा अब अफ़गान सॉइल को इस्तेमाल करते हुए वो कोशिश करते हैं कि टीटीपी और दूसरे ग्रुप्स जो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं उनको भी वो माली मदद भी देते हैं, असला भी देते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी देते हैं, ताकि पाकिस्तान में कभी जाफ़र एक्सप्रेस जैसा वाक़या हो, कभी कुरम जैसा वाक़या हो, कभी कुछ और हो। तो आज के प्रोग्राम में हम इस इशू को कोशिश करेंगे कम्प्रीहेंसिवली कवर करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में एक डिफेंस पैक्ट भी मौजूद है और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ के अंदर दोबारा एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सऊदी अरब जाने भी वाले हैं। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और अभी कतर और टर्की ने भी इस मामले में एक रोल अदा किया। क्या जॉइंटली मुस्लिम ममालिक मिल के इस मामले में कोई हल ढूंढेंगे? जो शुरा है आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एयर वाइस मार्शल अतीब सदीकी साहब हैं और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा आज की एक डेवलपमेंट यह है कि स्पिन बोल्दक चमन वाली साइड से अफ़गान जो ट्रेड है उसको थोड़ी सी गुंजाइश दी गई है। और ये गुंजाइश क्या है, ये आसानी क्यों पैदा की गई है? क्योंकि अभी तो बॉर्डर ऐसा गर्म था कि लगता था कि मामला स्टैंड स्टिल पे रहेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपडेट आपको देते हैं। हमारी सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट है सुमेरा खान हमारे साथ। सुमेरा, ये बताइएगा चमन वाले बॉर्डर के ऊपर क्या अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को खोला गया आज? जी बिल्कुल मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। चमन स्पिन बोल्दक बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव रही है अंगूर अड्डा के बाद, वो सुनने में आया है कि इशा की नमाज से कुछ देर पहले उसको खोल दिया गया है। उसको असर के वक्त खोलना था, मगर दोनों तरफ जो ट्रेडिंग के हवाले से जो लोग तमाम तर मैटर्स को हैंडल करते हैं, जिसमें FIA है, कस्टम्स है और बाकी जितने भी रेलेवेंट इदारे हैं, उनके हुकाम असल में इस जंगी माहौल की वजह से अपने अपने घरों को जा चुके थे। उनको बुलाया गया आज और उनके हवाले दोबारा से किया गया। तो ट्रेड खुल गई है, मगर तय ये पाया है कि वो तमाम तर ड्राइवर्स जिनके पास पाकिस्तान का वीजा और पासपोर्ट होगा, सिर्फ उन्हीं को ट्रक्स लाने की इजाजत होगी और चमन की जानिब से सिर्फ वो ट्रक आएंगे भी जो खाली हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बल्क जो है ट्रक्स का वो पाकिस्तान की सरहद पर इंतजार कर रहा था।
इसके अलावा आम जो लोग हैं अफगान, उनको पैदल क्रॉसिंग की इजाजत अभी नहीं दी गई और बताया यही जा रहा है सिक्योरिटी जराये की जानिब से कि कुछ हसास मामलात ऐसे हैं। पाकिस्तान ने स्क्रूटनी बहुत सख्त कर दी है और पाकिस्तान की जानिब से किसी ऐसे मशकूक शख्स को या खातून को या इवन बच्चों को भी देखा जा रहा है कि किसी टेररिज्म के वाक़े के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये अभी तक ये बताया जा रहा है कि ट्रेड क्रॉसिंग्स और क्लियरेंस से मुतल्लिका हुकाम पहुंचे हैं, उन्होंने ये बॉर्डर खोल दिया है और सेम गोज फॉर तोरखम जो कि कल खोला जाएगा। और उस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि अफगान एम्बेसी में तमाम तर तफसीलात पहुंचा दी गई हैं कि वीजा और पासपोर्ट की शर्त पर किसी सूरत नरमी नहीं बरती जाएगी और ये शराइत अगर मंजूर है तो कल तोरखम खुलेगा। बकिया 3 कॉरिडोर जो हैं उसमें गुलाम खान, अंगूर अड्डा, खरलाची वो अभी गैर फाल है, क्योंकि आप लोग देखते रहे हैं कि खरलाची कुरम में आता है, अंगूर अड्डा और गुलाम खान इसी तरह बिलतरतीब नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में आते हैं। और इन तीनों बॉर्डर क्रॉसिंग्स के ऊपर, ट्रेड क्रॉसिंग्स के ऊपर बहुत शदीद जो है वो शेलिंग की गई थी अफगानिस्तान की जानिब से। और यही वो तीनों चारों मकामात हैं जहां पर अफगानिस्तान की तरफ से 11-12 अक्टूबर को जारियत का आगाज किया गया था। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान, आपने अपडेट किया। फरमाइएगा कि क्या अपडेट है हुकूमत की जानिब से, ये जो नरमी पैदा की गई है चमन वाली साइड से और तोरखम के ऊपर वो बता रही हैं कि कल से की जाएगी, क्या कोई इस एग्रीमेंट का हिस्सा है जो आपने दोहा में साइन किया? ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। नदीम साहब देखिए, बात ये कि आई थिंक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इस पे देना ज़रूरी है। चंद दिन कबल आपको याद है जब ये यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और अपने दफा के लिए पाकिस्तान ने फिर जब एक्शन लिया तो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ये सीज़ फायर इनिशियली एग्री किया गया। और ये बात बड़ी अहम है क्योंकि ये तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर ये सीज़ फायर हुआ था और उसके बाद हमने एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 48 घंटे का सीज़ फायर किया और फिर दोहा में ये मुज़ाकरात हुए। अब देखिए, ये सीज़ फायर जारी है और यकीनन हम तो चाहते हैं हमेशा से कि अमन हो इस खत्ते में और ये चीज़ें हों, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि अफ़गानिस्तान की धरती बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो और उस दूसरी साइड से इस तरह का एक रवैया हो कि कुछ हो ही नहीं रहा, जो कि बदकिस्मती से इस नहज पर बात आ गई थी। तो देखिए, अभी हमारे बरादर ममालिक ने, कतर ने, टर्की ने अहम किरदार अदा किया है और इसके पेश नज़र जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम कह सकते हैं चंद दिन कबल हुई है, जो अभी के लिए कायम है, उसमें उसको मद्देनज़र रखते हुए अब ये थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन हुई है। यकीनन आप जानते हैं कि बहुत सारी हमारी अशिया ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, तो वो अभी कुछ हद तक उसको चलाया गया है। उसमें पेरिशेबल कमोडिटीज़ भी हैं जी, खाने का, जो ज़्यादा ट्रक्स में रह नहीं सकती। और अफगानिस्तान में ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि एक रिलायंस भी है हमारी फूड आइटम्स पर। तो देखिए, ये भी यकीनन एक इसको हम मॉनिटर करेंगे विद द रेस्ट ऑफ द सिचुएशन। बाकी जिस तरह के आपने जिक्र किया, अब 25 तारीख को गालिबन टर्की में बातचीत होनी है और मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ ये कि सीज़ फायर कायम रखना, बल्कि वहाँ पर अब हमने ये भी देखना है कि कॉन्क्रीट और वेरीफाइबल एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म हमें नज़र आता है कि नहीं आता आइंदा के लिए। पाकिस्तान में जो हम चाह रहे हैं, जिस तरह की गारंटीज़ हम चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान की धरती ना इस्तेमाल हो, तो ये वाज़े तौर पे हमारा ऑफिशियली भी ये स्टांस चंद दिन कबल आपको वजारत ख़ारजा की तरफ से आया था और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी आप देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्क्रीट और वेरीफाइबल मैकेनिज़्म आएगा ताकि आइंदा ये धरती अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो सके। उसी के साथ इन बाकी सारी चीज़ों का इन्हिसार है। जी अतीब साहब, जो अफ़गान सरज़मीन के ऊपर TTP है वो मुसल्ला भी है, उसके पास कहीं ना कहीं से फंडिंग भी आ रही है और मुझे तो लगता यह है कि वो एक आंख बंद करके अफ़गान हुकूमत जो है ना उसको इजाज़त दे देती है कि ठीक है जो कर रहे हो करते जाओ, या उनके कंट्रोल में नहीं है या उनकी एक रजामंदी उसके अंदर शामिल है। तो ये सूरत हाल आपको लगता है कि इस एग्रीमेंट से बदल जाएगी? मेरे सीरियस डाउट्स हैं इसके ऊपर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम, यानी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके तवस्सुत से नाज़रीन को भी सलाम। बेसिकली अपना नदीम बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो TTP है और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं अफ़गानिस्तान में, तकरीबन इस वक्त 20 से 22 तंजीमें हैं, दुनिया जहान के तमाम ग्रुप की नुमाइंदगी मौजूद है। ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, वैगनर ग्रुप जैसा कॉन्सेप्ट है, ब्लैक वाटर जैसा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से मेरी नज़र में और मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये जितने भी वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप है, इट्स इज़ नथिंग बट अ बिजनेस। ये कॉपरेशंस हैं बेसिकली, दे जस्ट लाइक द वैगनर ग्रुप,
दे जस्ट लाइक मे बी द ब्लैक वाटर, और इनको फंडिंग मिलती है, इनको ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं और वो उन ऑब्जेक्टिव्स को उनको डिलीवर करना है। इनकी इकॉनमी चलती है उसी पे, इनकी इकॉनमी चलती है टेररिज्म पे। पहले आपको अंदाज़ा है 9/11 से पहले अफगानिस्तान वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद से उनकी प्रोडक्शन कम हुई है, इनकम कम नहीं हुई है। उस वक़्त तकरीबन $100 पर केजी ओपियम इंटरनेशनल मार्केट में वो फ़रोख्त कर रहे थे। आज हो सकता है 70% कम उनकी वो क्या पैदावार हो गई हो, लेकिन आज वो $700 पर केजी फ़रोख्त कर रहे हैं। अभी भी मेन सोर्स उनका वन ऑफ द सोर्सेज इज ओपियम, द सेकंड बिजनेस इज टेररिज्म। हाइड गन्स है, पैसे दें और जो भी करवा लें। सो द बेसिक थिंग इज के बाकी हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी कोशिशें, उनकी ख्वाहिश है, बड़ी तारीफ़ भी करने की ज़रूरत है कि इतनी अपना कतर ने, तुर्किया ने, वर्ल्ड ने इनको समझाने की कोशिश की। हमने तो जो कुछ करना चाहा समझाने के लिहाज से वो किया, लेकिन अगर आपने, अब इनको तो हम दुश्मन भी नहीं कह सकते ना। अफ़गान भाइयों को अगर आपने लेके आना है नेगोशिएटिंग टेबल पे, तो यू हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो हमेशा कोई ना कोई जंग होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब आप उसको घुटने उनको टेकने पे मजबूर करते हैं तो वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाते हैं। एयर मार्शल साहब, जो अफगान हमारे भाई हैं जी, हमारा उनसे बहुत ताल्लुक वास्ता है, नेबर है हमारे, लेकिन 47 से लेकर 14 अगस्त 1947 से शुरू करके आज तक कभी वो हमारे दोस्त रहे नहीं है। तो पाकिस्तान की रुकनियत की मुखालफत उन्होंने की, खाद यहाँ जो धमाके करती थी वो आपके सामने है, जो कुछ ये गनी साहब, अशरफ गनी साहब की वो कर रही थी, कारज़ई साहब जो कुछ कर रही थी, सब कुछ हमारे सामने है। तो वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। कमिंग नाउ टू द सीज फायर, अब ख्वाहिश मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी ख्वाहिश है कि ये सीज फायर होल्ड करे, एंड दे आर एक कॉन्क्रीट मैकेनिज्म जिनकी इन्होंने बात की, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की, वो अब डिफाइन होगा इन दी 25 अक्टूबर मीटिंग, जब इस्तांबुल में इकट्ठे होंगे कि इसको मॉनिटर, वेरीफाई और इंश्योर कैसे किया जाए। द इशू इज, वो कहते हैं ना कि फॉलो द मनी एंड इट विल लीड यू टू द ट्रुथ। बेसिकली द मनी इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। अगर आपने नेगोशिएट करना है किसी के साथ या किसी ने नेगोशिएट करना है, तो दैट हैज टू बी डन विद इंडिया। इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फंडिंग। इंडिया इज गोइंग टू कंटिन्यू फंडिंग टू दीज, not to the Afghan Taliban maybe, but there are other groups. There are 22 groups jinko they can continuously fund, and there are others also. Those who want to see Pakistan remaining destabilized, they continuously will fund these people. If you cannot stop this funding, फिर ये keeping these ceasefires intact is going to be बहुत challenging होगा। ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। आपने भी, आपका भी यही एनालिसिस है, मेरा भी ये एनालिसिस है। अल्लाह करे या अपना गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है, इट्स द मैकेनिज्म दैट इज गोइंग टू इंश्योर कि ये जनाब ये उनकी फाइनेंसिंग रुके। फाइनेंसिंग नहीं रुकेगी सर, इंडिया क्यों रोकेगा? अगर नहीं रुकती तो नहीं रुकेगी, देन वी आर नॉट टॉकिंग टू द कैनेडियन सॉइल के ऊपर असैसिनेशन कर सकते हैं, जो आपकी दुबई में बैठ के और लंदन में बैठ के पाकिस्तान में असैसिनेशन करवा सकते हैं, तो उनको टीटीपी या दाइश को या वो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को पैसे देते हुए तकलीफ होगी? वो देंगे पैसे। फंडिंग जो है, जब तक फंडिंग नहीं रुकती, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस। बैरिस्टर उमैर नईम साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। सर, अफगान सरजमीन क्या पाकिस्तान के ऊपर हमलों के लिए जो इस्तेमाल हो रही है उसको मौसर तरीके से रोका जा सकता है? इसके लिए तो देखें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एयर मार्शल साहब ने बात की। देखिए, सबसे पहले तो सवाल बनता है कि $700 बिलियन का असला वहाँ कौन छोड़ के गया था और किस वजह से छोड़ के गया। फिर हम बात करते हैं जी उनकी इकॉनमी टेररिज्म पे थ्राइव करती है, तो क्या बाकी वेस्टर्न ममालिक, यूएस की इकॉनमी वॉर पे नहीं थ्राइव करती? वो असला बेच के नहीं अपनी मईशतों को तवान मजबूत करते और इंगेजमेंट मुख्तलिफ तरह की बनाते? अगर आज यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका हो रहा है? फिर दोहा में जो टॉक्स होती हैं, दोहा में यूक्रेन की जंग ने तो पूरे यूरोप को बिठा दिया, सारों को बिठा दिया, पता नहीं फ़ायदा उससे कौन उठा रहा है? पैसा किसी का तो बन रहा है, असला कोई तो बेच रहा है ना। जिसके बैंक अकाउंट्स बढ़ रहे हैं वो तो खुश हैं, तो उन्हें शूट करेगा। इसी तरह दोहा में बैठ के यूनिलैटरली अफगान के साथ मुआहदा हो जाता है, तालिबान को बिठा दिया जाता है। क्या उस वक्त नेबर्स को ऑन बोर्ड लिया गया? ख़ुद वहाँ तय कर लिया गया कि अफ़गानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल नहीं होगी टेररिज्म के लिए, तो आज वो गारंटीज़ किधर गई? क्या FATF के कवानीन हमारे लिए हैं? खाली हमारे लिए हों, हमारे लिए जमात-उद-दावा ये वो सब के इर्द गिर्द आप
एक्शन करा लें, क्या इंडिया के अगेंस्ट वो FATF के कवानीन नहीं अप्लाई करते? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी तरफ अभी आपने इशारा किया। FATF के ऊपर यहाँ पे इतनी पाबंदी थी कि वो जो एक्चुअल उनका रिलीफ का वर्क था ना, वो दाइश वालों का, वो कुछ और नाम से वो था रिलीफ का वर्क, उसको भी हमने बंद करवा दिया, बंद करा दिया। तो ये नहीं चलेगा, फलाही इंसानियत या पता नहीं किस नाम से वो करते थे। लेकिन इंडिया के ऊपर इसका इतलाक क्यों नहीं है? तो अब ये जो कुछ TTP दाइश वाले ये जो धमाके कर रहे हैं, उसका पैसा भी आता है, असला भी आता है। जो उन्होंने कैनेडियन सॉइल के ऊपर की असैसिनेशन एक सिख लीडर की, अमेरिका में अटैम्प्ट की, पाकिस्तानी सरजमीन पे उन्होंने असैसिनेशन की, वहाँ पे FATF को नज़र नहीं आ रहा कि क्या कनेक्शन? हमारे अंदर इवन जेलों के अंदर उन्होंने लोग मरवाए हैं। तो मतलब खुद देख लें कि किस हद तक डीप रूटेड। और ये सारी देखें, अब बात है कि इसको पूरे को जब तक हम नहीं काउंटर करेंगे, हम खाली कहें कि यूनिलैटरली हम लड़ते रहें, हम अफगानिस्तान के साथ इंगेज हो जाएं, हमारे लिए नुकसानदेह होगा। हमारी इंगेजमेंट, हमें पता है हमारा दुश्मन कौन है। तो अफगानिस्तान से लड़ने का किसको शौक है, लेकिन आपकी सरजमीन पे अगर खून रेजी होगी तो आपको तो रोकनी है। नहीं, बिल्कुल रोकनी है, मगर देखें अल्टीमेट बंदे के पीछे तो जाए ना, जो पीछे खड़ा है। जब तक पीछे जो बंदा खड़ा है, जो पर्दे के पीछे, उसे आप बेनकाब नहीं करेंगे तो हम अपना खून ज़ाया ही करते रहेंगे। बात है हम एक और दुश्मन में इजाफा कर रहे हैं। हम बिल्कुल अपना कॉन्क्रीट जवाब दें जिस तरह अभी दिया गया जवाब, मगर अल्टीमेटली अगर पीस ने प्रिवेल करना है, वो तब प्रिवेल करेगा जब इंडिया और आप बराबरी के टर्म्स पे बैठेंगे। ये नहीं होगा कि इंडिया का नैरेटिव दुनिया माने, इंडिया हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल भी करे। आप कहें कि बाहर सारी ज़िंदगी उन्हें क्या रट लगाई कि जी जिहाद को फाइनेंस कर रहे हैं, जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा रहे हैं। असली नुकसान टेररिज्म का किसका हुआ है? पाकिस्तान का हुआ है। 70,000 से ज़्यादा जाने किसने दी हैं? पाकिस्तान ने दी है। तो ये चीज़ उजागर करने की ज़रूरत है। बिलाल साहब, कैसे इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर को आपको सही फुल प्रूफ किस्म की सिक्योरिटी दे सकें? ये क्रॉस बॉर्डर जब तक आप रोकेंगे नहीं, और आपका बहुत लंबा बॉर्डर है, कुछ 2400-2500 किलोमीटर, लेकिन आपको इंश्योर करना है, ये चीज़ नहीं करेंगे ना तो ये जो पाकिस्तानी ज़मीन के ऊपर कोई यंग कैप्टन है, फौज का मेजर है, कर्नल है, हर रोज़ हम खबरें पढ़ रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है किसी दुनिया के मुल्क के लिए, हमारे लिए बिल्कुल भी। नदीम साहब देखिए, ये तो सिलसिला, हम इसमें कोई शक नहीं है कि एक शहादत पर भारी है जी। अब बाज़ वाक़यात में 11 हमारे फौजी जवान इकट्ठे शहीद हुए। नहीं, और एक शहादत, एक जवान, एक सिपाही, एक लांस नाइक, एक लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर हम देखते हैं जी, और दिल खून के आंसू होता है। और फिर आप देखते हैं जो ईमान और प्यार उन शहदा की वालिदैन का इस मुल्क के साथ, आप बार बार देखते हैं एक तकवा, एक ईमान आप देखते हैं कि किस तरह वो उनके माथे पे बल नहीं होता जब वज़ीर आज़म जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इन सारी बहसों में, बातों में, पॉलिसी मेकिंग में इस बोझ को, इस कुर्बानी को मद्देनज़र रखें। और यकीनन नदीम साहब, ये कुर्बानियाँ इसलिए दी जा रही हैं ताकि जंग हम जीते हैं। बिलाल साहब, उनके जज्बे में और उनकी कुर्बानी में तो कमी कोई नहीं है, उनको सलाम है सारों को, क्योंकि वो सारे बॉर्डर पे खड़े इसलिए हैं। वो किसी को जान का खतरा होना तो बॉर्डर पे जाके वो खड़ा नहीं होता सीना तान के। लेकिन अब ये ड्यूटी तो रियासत की है ना कि इंश्योर करे कि वो बॉर्डर पार से दहशतगर्दी ना। मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ, तो कैसे इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी इंश्योर करें, फुल प्रूफ हो जाए? नहीं देखिए, एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी इज वन एलिमेंट, लेकिन ना बात ये है, अब इस दफ़ा क्यों अफगानिस्तान में हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा? बिकॉज ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर पार ये बार बार एक स्ट्रीम आती रहे और हम यहाँ पे बैठ के बॉर्डर को रोकते रहें और मुल्क के अंदर जो आ जाए उसके ऊपर हमला करते रहें या उस पर उसके हमले के हम निशाना बनते रहें। इसीलिए इस सिलसिले को तोड़ने के लिए ये जवाब दिया गया था। और इंशाल्लाह देखिए, आगे भी हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने दफ़ा के लिए किसी हद तक जाएंगे। मगर मैं फ्रेंकली, जो अभी यहाँ पे बात हुई, सर ने बात की, नियाजी साहब ने बात की, देखिए यकीनन ये मल्टी प्रॉन्ग जंग है और इसके अंदर मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो आई थिंक हमारी जो अब एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है, सफारती जो हमारी स्टैंडिंग है, उसने हमें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दी है। आई थिंक भारत इससे ज़्यादा पहले कभी ग्लोबली इतना आइसोलेटेड नहीं हुआ और हम इतना कभी भी कमिटी ऑफ नेशंस में वो हमारा मकाम मुझे नहीं याद पड़ता दहाइयों में पिछली जो आज है। तो हमें इसको इस जंग के लिए भी कैपिटलाइज करना है। मेरे ख्याल से इसमें कतर और टर्की जो अब किरदार अदा कर रहे हैं वो मौसर होगा। सऊदी को भी साथ इंगेज करें जी, सऊदी का बहुत इन्फ्लुएंस है काबुल के, और सऊदी अरेबिया भी है और दीगर और ममालिक है। तो आई थिंक लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टर्की। मगर हमें बिल्कुल जी अपनी सरजमीन पर भी हम ये जंग जारी रखेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ।
फिर से अगर वहाँ पर अगर ये सिलसिला ना रुका तो वो तो एक ऑप्शन मौजूद है, मगर हमने और यकीनन उसमें टेरर फाइनेंसिंग का, चाहे वो FATF का जिक्र हुआ, मैं बिल्कुल ये बात है, हमें हर फोरम पर इंटरनेशनली अपने रीजनल ब्रदर ममालिक के साथ, हमें मिलिट्री ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद हैं, हमें हर लीवर को इन पैरेलल इस्तेमाल करना होगा ताकि हम ये जंग जीतें और इसका एक मुस्तकिल हल निकालें। ये सिलसिला इस तरह नहीं चल सकता। यही आपने एक अज़म देखा है अभी हुकूमत का, रियासत का, हमारी अफवाज का, इसीलिए आपने इस दफ़ा इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देखा, जिसके नतीजे में दूसरे बॉर्डर पार एक दरख्वास्त की गई सीज़ फायर की, और इस तरह यही दिखाने के लिए कि जिस तरह ईस्टर्न बॉर्डर पे हम डिसाइसिव एक्शन लेने के तैयार हैं जब हम पर जंग मुसल्लत होती है, हम इसी तरह इस एंड पे भी तैयार हैं, मगर हम अमन चाहते हैं, मुस्तकिल अमन चाहते हैं और जिम्मेदार है हम रियासत हैं। तो अगर एक मैकेनिज्म बनता है, बेहतर तरीक़ेकार सस्टेनेबल निकलता है, बेहतर है, मगर हम हर सूरत अपने दफा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जी एयर मार्शल साहब, जो बाज़ वाक़यात जैसे अभी मिडल ईस्ट में इसराइल ने हमास की पूरी क़यादत जो थी पेनिट्रेट किया उसने उन ग्रुप्स के अंदर, हिजबुल्लाह की पूरी क़यादत, इवन ईरानियन अटैक के अंदर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक की मूवमेंट उन्होंने ट्रैक की। तो यहाँ आपकी इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है कि TTP की जो टॉप टियर है तो उसको आप पेनिट्रेट करके उसको आपको रोकना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और कोई तरीकाकार नहीं, इन ग्रुप्स को वीक करना पड़ेगा। आई टोटली एग्री विद यू। अभी हमने एक्चुअली शायद हमें कुछ सीखना भी पड़ेगा। ये जो मुसाद हैं, दे स्पेशलाइज in espionage, in sabotage, subversion, in penetration के पेजेस और मोबाइल और वॉकी टॉकीज के अंदर उन्होंने डाल के तो 2 साल काम किया। वो स्पेशलाइज करते हैं और अनफॉर्चुनेटली मुसाद और रॉ का एक गठजोड़ है। जो चीज़ मुसाद करती है वो उनको सिखाती है रॉ को। वट इज़ वो जो भी कुछ करते रहें वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रॉ भी उसकी कोशिश करेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज़ हैं दे शुड बी अहेड ऑफ ऑल दैट, एंड वो हैं, उनको सब पता है। अभी भी आपको पता है अफगानिस्तान को कितने अरसे से वो बता रहे हैं कि जी ये ग्रुप यहाँ से ये कर रहे हैं, वहाँ से ये कर रहे हैं, वहाँ से वो हो रहा है, हर चीज़ बता के जब तंग आए हैं तो फाइनली, जिस तरह बिलाल साहब ने कहा, फाइनली फिर दिस ऑपरेशन। सर, इस काइनेटिक से पहले आपकी इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन ग्रुप्स के अंदर वो कोशिश पूरी हुई, टेक आउट देयर लीडर्स, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। वो कोशिश पूरी हो रही है, बट उनका जो तरीका इट्स गुरिल्ला वो टेक्निक्स में वो बिलीव करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव करते हैं। मैंने वैगनर ग्रुप का आपको मिसाल दिया, बिल्कुल सही मिसाल दिया, ब्लैक वाटर का मिसाल दिया। देयर ऑल कॉर्पोरेशंस। एक चीज़ याद रखें नदीम, इस वक्त जो गुर्बत है अफ़गानिस्तान में वो तकरीबन 73 to 83% के करीब है। जो लिटरेसी है वो तकरीबन 37% है। रूरल आबादी वहाँ की 73 to 75, अर्बन आबादी इस 25%। कहने का मतलब ये कि गुर्बत भी इंतहा की है, जहालत भी इंतहा की है। ये दोनों बड़ी कॉम्बिनेशन बड़ी डेडली और डेंजरस होती है। गुर्बत मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेबिलिटी, वो रिसाइकल करने की उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कैपेबिलिटी है। 1000 मर जाएं, 1000 और रिक्रूट हो जाएंगे, बिकॉज पैसे की तो कमी नहीं है, पैसा तो आ रहा है। जहालत उनको समझ ही नहीं कुछ आता, जिनको उनको ना समझ है, ना सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, जिस रास्ते पे आपने उनको डाल दिया वो चल पड़े। इस वक्त भी ये क्या कहते हैं, अभी बड़ी कामयाब ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन इस वक्त भी जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, टेररिस्ट, जो उनके स्लीपर सेल्स जो पेनिट्रेट किए हुए हैं हमारी अपना क्या कहते हैं सोसाइटी के अंदर थ्रू द वेरियस। अभी अब बिलाल साहब ने, अभी गवर्नमेंट ने कहा कि इनको फौरी तौर पे जितने भी इलीगल अफगान हैं इनको तो निकाला जाए फौरी तौर पे। 65,000 के करीब हैं जो सिर्फ अक्टूबर के महीने में जिनको वापस भेजा, जिनको भेजने 1.7 मिलियन का फिगर है इलीगल अफगान जो अभी तक हैं यहाँ पर, जो अभी तक है यहाँ पे, उनको निकालना फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ओवर द डेकेड्स ये बस होने दिया गया है। यानी सेकंड और थर्ड जनरेशन अफगान्स आपके मौजूद हैं यहाँ पे। अब उनको किस तरीके से अपना इंटीग्रेट करना है या उनको वापस भेजना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन वो कोशिश इसके ऊपर एक मौसर हिकमत अमली इसके ऊपर भी होनी चाहिए। बिल्कुल। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का एक स्टेटमेंट है जो अफगानिस्तान इशू के ऊपर उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में वार्न किया है
कि या तो आप रोक लें, नहीं तो फिर हम कैसे ठीक करेंगे। वो सुनिए क्या कहा उन्होंने। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. दूसरा स्टेटमेंट भी सुनवा दें साथ ही। Let me assure the nation, we will not lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. बिलाल साहब, जो मई में पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया, वैसे तो उनकी जितनी हजीमत उन्हें उठानी पड़ी और जो उनका गरूर खाक में मिला, उसके बाद तो ये सोचना चाहिए कि दोबारा वो हरकत नहीं करेंगे। लेकिन कभी इम्कान है कि वो दोबारा ये हरकत करेंगे, जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं। मोदी ने भी एक रोज़ पहले बयान दिया, डिफेंस मिनिस्टर, उसका इंटीरियर मिनिस्टर कोई दिन जाने नहीं देते जब वो प्रोवोकेशन करते नहीं हैं। तो बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट हिंदू माइंडसेट की नुमाइंदा है। जैसे हम टीटीपी को डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे आरएसएस वाले वैसे ही हैं। ये किसी और तरह के वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो किसी और तरह के, लेकिन तरीकाकार एक ही। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर टू फ्रंट वॉर। जी नदीम साहब, देखिए मेरे ख्याल से जो फील्ड मार्शल की आपने अभी क्लिप्स चलाई हैं, इससे ज़्यादा तो वाज़ेह पैगाम प्रिपेयर्डनेस के हवाले से नहीं जा सकता। और आपको याद है कि इसी तरह का अज़म और प्रिपेयर्डनेस के बयानात नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से निकले थे जब पहलगाम के एक वाक़या हुआ था, और उसके बाद हमें नज़र आ रहा था कि इसको बहाना बेसलेस एलिगेशंस लगा के ये इसको बहाना बनाया जाएगा जारियत के लिए। उस टाइम पे हमें नज़र आ रहा था। और तो आपको याद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग से भी इसी तरह का बयान निकला था। लेकिन पुलवामा के बाद भी उसने यही हरकत की थी, पहलगाम के बाद। मगर मेरा ख्याल है जी कि जिस तरह का जवाब मिला, आई थिंक दे अंडर एस्टिमेटेड अस, और उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। और ना सिर्फ हम वो जंग जीते, देखिए हमने रिस्पॉन्सिबल एक रियासत होने का, फ़ौज होने का भी मुजाहरा किया। हमने तब भी जंग जीतते हुए भी, उनके जेट्स गिराते हुए भी, उनके घर के अंदर घुसकर भी हमने मिलिट्री टारगेट्स पर हमला किया। हम वो जंग भी जीते और हमने इंटरनेशनल लॉ की भी पासदारी की और डिप्लोमेटिकली भी अपने आप को डिग्निटी के साथ कैरी किया। हमने फिर भी कहा कि वी हैव वन द वॉर बट वी वांट पीस। आज फिर से इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आप फिर से इस तरह का सोचेंगे तो नतीजा वही होगा शायद। और इस हवाले से मेरे ख्याल से मैं सिर्फ एम्फसाइज ही कर सकता हूँ जो फील्ड मार्शल के अल्फाज थे, अगर ऐसा होगा तो उनको भुगतना पड़ेगा। मैं इस पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा नदीम साहब, देखिए ये बात तो आपकी मैं इत्तफाक़ करता हूँ जो आपने आरएसएस और हिंदुत्व का एक एनालिसिस किया, और यकीनन मेरे ख्याल से जो मोदी के अल्फाज हैं ये एक डेस्परेशन, इसमें इट रीक्स ऑफ डेस्परेशन। क्योंकि अब एक आप हारे में जंग, तो आप समझते हैं कि आप बार बार एक चीज़ को प्ले अप करके आप किसी तरह इंटरनली भी अंडर प्रेशर हैं। आपने वहाँ पे देखा कि अपोजिशन भी इनसे सवाल पूछती है। अब हर तीसरे दिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत के गिराए हुए जेट्स का जिक्र करते हैं, तो इंटरनली भी अंडर प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से वो तो कहते हैं आई लव पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मेरे फेवरेट है। मोदी को तकलीफ देने के लिए ये दो जुमले काफ़ी हैं। और इन एडिशन टू दिस द फैक्ट कि बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट से वेरिफिकेशन आती है जेट्स गिराने की, भारत कहाँ पे खड़ा होता है। तो देखिए इसके बावजूद अगर ऐसी अमकाना हरकत करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मगर आई थिंक इस दफ़ा ही विल रियली हैव टू थिंक ट्वाइस बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अनदर वॉर पोलिटिकली। तो बहरहाल हम तो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं जी, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। चाहे हमारी अफवाज तो बिल्कुल तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अल्फाज आपने चंद दिन पहले इसी का ही जवाब दे रहे थे जो आपने सवाल किया। और बाकी आपने देखा कि जिस तरह चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप थी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, नतीजा इंशाल्लाह वही होगा अगर फिर से हम पर जंग मुसल्लत की गई। जी बैरिस्टर उमैर साहब, इसके ऊपर नेशनल कंसेंसस भी होना चाहिए और डिबेट भी होनी चाहिए। जो चैलेंज है फील्ड मार्शल ने मेरे ख्याल में एक आपके वो जो नेशनल स्पिरिट है उसका इजहार कर दिया अपने अल्फाज के अंदर, लेकिन आप पॉलिटिकल लीडर्स को पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर इस
तमाम खतरे को सामने रखते हुए इसके ऊपर बहस करनी चाहिए, एनालिसिस आना चाहिए, एक वे फॉरवर्ड भी देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने ये शॉर्ट सुनाया, देखें किसी भी आर्मी का रिस्पांस इसी तरह का होना चाहिए, मगर ज़ाहिरी बात है कि पॉलिटिकल साइड ने एक स्ट्रैटेजी बनानी है, जो एक स्ट्रैटेजी ऐसी जो ऑल एनकम्पसिंग होए। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से बिल्कुल ज़रूर देना चाहिए, उस पर कोई दूसरी राय नहीं, मगर साथ ही साथ हमने अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखनी है। क्या हम इस सिचुएशन में हैं कि हम एक वक्त में 2 बॉर्डर्स पे जंग लड़ें? हमारी जितनी भी आर्मी की डिप्लॉयमेंट पार्टीशन की बात की गई, हमने अपने एनिमी इंडिया को सामने रख के किया, गैरिजन्स की इस्टेब्लिशमेंट, सारा चीज़, हमारा फुटप्रिंट हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, हमारी वेस्टर्न बॉर्डर की वो वाली ना पोजीशन हमने बनाई, ना हमारी मईशत इस स्टेज पे है। मगर देखें, हमें जो इस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज है, वेस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट आपकी 23-24 साल से है 9/11 के बाद, लेकिन अगेन 2 फ्रंट वॉर कोई भी है उसके लिए देखिए हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, देखें आपका सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हुआ है। सऊदी अरेबिया वन ऑफ द फाइनेंसर है दोनों ममालिक का। इंडिया कितनी रिमिटेंसेस लेके जाता है? बिलियंस ऑफ डॉलर की, 7-8 बिलियन से ज़्यादा है। 13 लाख इंडियन इस वक्त काम कर रहा है सऊदी अरेबिया में। इसी तरह अफ़गानिस्तान को पैसे मिलते हैं, डोनेशंस मिलती हैं सऊदी अरेबिया से। आप क्यों नहीं उन्हें इन्वॉल्व करते? देखें बात है कि एक कलभूषण की तरह का कोई पकड़ा जाता ना इंडिया में, इंडिया ने हम पे सैंक्शंस लगवा देनी थी। हमारे पास कलभूषण भी है, उसकी सज़ा भी मौजूद है, सारे सबूत मौजूद है, मगर हम फिर भी घर में ही रोना रो रहे हैं। बात है इसको एग्रेसिवली चीज़ को मार्केट करें और किसी लॉजिकल एंड पे पहुंचाया जाए। एयर मार्शल, 2 फ्रंट वॉर। जी, 2 फ्रंट वॉर बेसिकली अगर आप अपने एनिमीज़ को देखें ना दोनों फ्रंट्स पे, तो बहुत डिफरेंट हैं। इंडिया हैज़ अ कैपेबिलिटी, अफ़गानिस्तान हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैपेबिलिटी। ठीक है, इन दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते। जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो हम आपको भी पता है, सबको पता है कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है। अफ़गान साइड आपके मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन वो गुरिल्ला वारफेयर में आपको मुसलसल इंगेज वो तो किया हुआ उन्होंने, वो तो पिछले कई दहाइयों से किया हुआ है। उन दहाइयों में हम कई दफ़ा इंडिया के साथ हमारा टाकरा हुआ है, बट उसने हमें हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई डेंट नहीं डाला इंडिया के ख़िलाफ़। ठीक है, तो मेरा मकसद कहने का ये है कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान 4 घंटे टोटल लगे, 21 पोस्ट को तबाह कर दिया, 200 उनके खिलाफ भी 4 घंटे लगे थे। उधर भी आ रहा था। ठीक है, लेकिन वो गुरिल्ला थे, उनको जो उनके साथ जो करना था वो कर दिया। कोई ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस आर केपेबल ऑफ टेकिंग ऑन इंडिया एज एन एनिमी, जिसकी बहुत बड़ी एयरफोर्स है, नेवी है एंड मिलिट्री है। एंड ऑन द अदर साइड आई डू नॉट इक्वेट अफगानिस्तान फोर्सेस, उनकी ना एयरफोर्स तो है ही नहीं, उनके वही जो हैं कुछ सुसाइड अटैकर्स हैं, और वो फ्रंट तो पिछले कई दहाइयों से खुला हुआ। नदीम 70,000 का जिक्र कर रहे हैं, कई दिहाइयों से हम वो ईस्टर्न बॉर्डर तो खुला हुआ है। ईस्टर्न बॉर्डर पे तो एक्टिविटीज 2 दिहाइयों से हो रही है। और एक अमेरिकी हुकूमत हमारे पे मेहरबानी करके गई हुई है, सारा असला दे गई है उनसे। वो जितने अटैक करने आते हैं वो अमेरिकी असले के साथ जी आ रहे हैं, बट वो भी क्या कहते हैं, अभी 4 घंटे में हुआ है ना, उसी असले के साथ उनकी जो ठुकाई हुई है वो सबके सामने है। और दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इजराइल ने हमास के साथ जो किया पिछले 2 सालों में, मलियामेट कर दिया ना गाजा को। उन्होंने एक दफ़ा तहिया कर लिया था कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बिकॉज उनकी कैपेबिलिटी है करने की। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा जुल्म किया और उसके मुकाबले में कोई आवाज़ नहीं थी। ठीक है, अब ये है कि कहने का मेरा मकसद या एक्वेट करने का मेरा मतलब ये है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस नहीं है, दे डोंट हैव अ मिलिट्री पर से। उनके पास गुरिल्ला फोर्सेस भी नहीं है, उनके कंट्रोल में ही नहीं है। वो ही करेंगे, वैगनर ग्रुप और ब्लैक वाटर वही करेगा जो पैसे देने वाले जो उनको। सर ये ज्यादा खतरनाक है ना, उसको कोई भी पैसे देकर हायर कर सकते हैं, हायर डिसेशन से। रेंट, वो तो रेंट देयर अवेलेबल ऑन रेंट, और हमेशा से रहे हैं। 300, 400, 500, 800 का ग्रुप है, आप पैसे दें और जहां मर्जी जो मर्जी करा। जो 2 फ्रंट की तरफ आने का मैं कह रहा था कि इट्स नॉट अ 2 फ्रंट क्लासिक 2 फ्रंट वॉर।
ठीक है, या इंडिया इधर हो और अनदर इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर पे हो, फिर तो इंगेज हो जाती है सर वेस्टर्न बॉर्डर पे। इतनी आपकी क्या कहते हैं, इतनी आपकी कैपेबिलिटी है, लेट मी अश्योर यू। जी देखिए, इस पे जो बात सर ने की है, मैं जी इसको एंडोर्स करता हूँ, और बट आई ऐड वन थिंग टू इट। देखिए, एक तो बात ये ने बिल्कुल बजा फरमाई कि जो वेस्टर्न फ्रंट पे हमारी जो ये जंग है ये तो जारी थी। जब भारत ने भी हमला किया तब भी हम इस जंग में तो हम मुब्तला थे ना जी, और 25 सालों से खत्म ही नहीं हुई जी, 9/11 के बाद तो हमने तब भी ये जारियत भारतीय जब हुई तो हमने वो जंग भी जीती और इस जंग को भी निमट रहे हैं। तो एक तो अगर किसी को शक है कि पाकिस्तान अफवाज की कुछ सलाहियत में फुकदान है ये जंगे लड़ने का, तो वो अपना ये वहम दूर कर ले। हम वाज़ेह तौर पे ये बात यहाँ पे मेरे ख्याल से सर भी यही बात कहना चाह रहे थे, मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये वहम किसी को नहीं होना चाहिए कि आपका ख्याल है कि आप करेंगे। दूसरी बात अहम ये है कि मेरे एक तो सर ने बात की इन द सेंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ वॉर और मिलिट्री वॉरफेयर, मगर फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिस इज़ वन वॉर। हम यही बात करते हैं ना जी कि भारत ईस्टर्न फ्रंट से जो नेशनल मिलिट्री यूज़ करता है और फिर प्रॉक्सी को इस्तेमाल करता है वेस्टर्न फ्रंट पे टीटीपी की सूरत में उनको फंडिंग करके, हम तो इसको बतौर एक जंग देखते हैं। ये जो फितना ख्वारिज हैं, चाहे वो बलूचिस्तान पे जाफर एक्सप्रेस पे हमला करें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमला करें, चाहे वो अफगानिस्तान में फंडिंग दे के यहाँ पर बंदे भेजें, ये दोनों एक जंग है। और इसीलिए हम इस जंग को उसी तरह ट्रीट करते हैं। इंशाल्लाह इस जंग को लड़ेंगे, हमें टोटल कैपेसिटी है। हम ये जंग चाहते नहीं है, मगर ये जंग लड़ने की और जीतने की हमें मुकम्मल कैपेसिटी है। बिलाल अज़हर कियानी साहब, एयर मार्शल अतीब सिद्दीकी साहब और बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।